अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। सबको मालूम है कि पाकिस्तान इस वक्त अपनी सियासी तारीख के बदतरीन बहरान से गुजर रहा है। इस बहरान की वजह यह है कि हमारे सियासतदान एक दूसरे के दस्तों गिरेबान हैं और ये सिलसिला जाहिर है कि 2018 में शुरू हो गया था, लेकिन इसका स्केल जो हमने 2022 ऑनवर्ड्स देखा है उसकी वजह से हुकूमत की तवज्जो पाकिस्तान के असल मसाइल पर, अवाम के मसाइल पर नहीं रही। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने चित्राल में खिताब किया। इस वक्त सियासी मंजरनामे पर वो वाहिद सियासतदान हैं जो एक के बाद एक जलसा या वर्कर कन्वेंशंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। 8 फरवरी को इंतखाबात होने हैं और दीगर सियासतदान ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स में मशगूल नज़र आते हैं, लेकिन बिलावल ने जो आज खिताब किया वो बड़ा हैरान कुन था। वो एक तरीके से एतराफ़ जुर्म था। साल 2020 में पीडीएम वजूद में आई थी, ये सियासतदान इकट्ठे हुए थे। मकसद ये था कि इमरान खान की हुकूमत, जिसके हवाले से इनका मौक़िफ़ था कि इमरान खान को इंस्टॉल किया गया है, सिलेक्ट किया गया है, वो पपेट हैं और इनकी लड़ाई सिलेक्टेड से नहीं बल्कि सिलेक्टर से थी। लेकिन फिर 2022 में जब ये मूव हुआ तो सारे मीडिया के ऊपर एक सवाल जो है वो बहुत ज़्यादा पूछा, तवातर के साथ पूछा जा रहा था कि आखिर ये सियासी जमातें जिनका ना नज़रिया मिलता है, ना मंशूर मिलता है, ना सोच मिलती है, इनकी सपोर्ट बेस अवाम में मुख्तलिफ है, इनके आखिर कौन सा ऐसा मफाद है जिसने इनको इकट्ठा किया। हुकूमत में आने के बाद ये सब लोग ये मौक़िफ़ रखते रहे कि नहीं, हम इस वजह से आए हैं क्योंकि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है और हमने अपनी सियासत को रियासत पर कुर्बान कर दिया। लेकिन आज बिलावल ने एतराफ़ किया कि तवज्जो जो है वो ज़ाती दुश्मनियों को निभाने के ऊपर थी, लिहाजा हुकूमत कामयाब नहीं हो सकी। बिलावल ने जो खिताब किया उसका कुछ पोर्शन मैं आपको आगाज़ में सुनवाना चाहता हूँ, ज़रा सुनिए। जिस तरीके से हमारा सियासत चल रहा है, जिस सिमत पे हमारा मुल्क चल रहा है, तो इन मिसाइल में कमी नहीं, इन मिसाइल में इजाफा होने जा रहे हैं। नजर आ रहा है कि जिस तरीके से हमारा पुराना सियासतदान सियासत कर रहे हैं, इन तकलीफों में कमी नहीं, इन तकलीफों में इजाफा होता नजर आ रहा है। इससे मुझे दुख होता है। चाहे वो पीटीआई का हुकूमत हो या नून लीग का हुकूमत हो, इनका इरादा यह है कि वो अपना हिसाब ले, वो अपना जो जाती दुश्मनियां हैं उस पे वो तराए, इंतकामी करवाए करे, इंतकामी सियासत चले। इन पुराना सियासतदानों से ये एतराज नहीं है कि वो बुजुर्ग हो चुके हैं। इन पुरानों सियासतदानों से एतराज ये है कि वो वही पुराना सियासत कर रहे हैं जिसने मेरा मुल्क को तबाह किया है। मीडिया बार बार ये सवाल उठाता रहा 2022 ऑनवर्ड्स के सियासतदान आपस में एक दूसरे के साथ दुश्मनी निभा रहे हैं। असल मकसद हुकूमत में आने का अपने केसेस ख़त्म करना है, लेकिन हुकूमत की जानिब से मीडिया को बार बार कहा गया कि आप बदगुमानियाँ ना फैलाएं। लेकिन आज बिलावल का ये एतराफ़ इस बात की निशानी है कि हमारे यहाँ सियासतदान, उस वक्त पीटीआई का भी सबको मालूम है ये कि हर कोई एक ख़ास अपॉइंटमेंट के लिए फोकस किए हुए था और उस अपॉइंटमेंट को गालिबन इस्तेमाल करना था अपने सियासी मफाद के लिए, और आज उसके नतीजे में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। बिलावल का ये खिताब है। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि हर कीमत पर वफाक में और पंजाब में अक्सरियत लेकर शहबाज शरीफ पंजाब में और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मरकज़ में उनको हुकूमत सौंपी जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी के बयानात पर फजलुर रहमान साहब जो हैं वो भी गुफ्तगू फरमा रहे हैं, क्योंकि उनका अब इत्तफ़ाक़ राय जो है मियाँ नवाज शरीफ के साथ इलेक्शंस में मिलकर चलने के ऊपर हो गया है। ये मंजरनामा जबकि सिंध में एक बड़ा इत्तेहाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ वजूद में आता हुआ नज़र आ रहा है। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। आई हैव अ डिस्टिंग्विश्ड पैनल विद मी टुडे। मुझे मुस्लिम लीग नवाज़ से राना एहसान अफजल साहब ज्वाइन करें। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जनाब कादिर मंदोखेल साहब ज्वाइन कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से माहिर कानून अहमद उवैस साहब जो हैं वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। आगाज़ गुफ्तगू का जो है वो मैं कादिर मंदोखेल साहब से करूँगा। कादिर मंदोखेल साहब, मुझे ज़रा बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी 16-17 महीने जब हुकूमत में रहे, ये गुफ्तगू अगर वो उस वक्त करते तो हम समझते कि ये बात जो है वो अपने किसी सियासी फ़ायदे के लिए नहीं की जा रही, लेकिन आज जब आप आवाम की तरफ रुजू कर रहे हैं, उनके वोट के तलबगार हैं, तो फिर आज सच बोला जा रहा है और कैसे ये मान लिया जाए कि ये वाकई सच भी है या नहीं? पहली बुनियादी बात तो ये है कि आपके जो इसलिए के रिपोर्टर है वो इस बात की तस्दीक करेंगे, बाकी मीडिया भी,
जब वो नेब ऑर्डिनेंस में तरमीम की जा रही थी और उसमें ये कहा गया कि जो इसमें माजी की जो केसेस है यानी नवाज शरीफ साहब के और जहांगीर तरीन साहब के, उसको भी जो ना वो उसको कवर दे सकेंगे। तो मुझ समेत हमारी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने असम्बली के फ्लोर पे ये कह के बात की है कि इस नीति क्यों उम्मीद करती है, लिहाजा मैं हिमायत करता हूँ। तो इसका क्या मतलब है? नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि आप मेरी गुफ्तगू असम्बली के अंदर देख लें, हर वक्त मैंने एक बात की है और उनकी इसका निशाना बनाया मुसलमानों को। सर आपकी आवाज़ जो है वो दुरुस्त तरीके से नहीं पहुंच पा रही। आई होप कि जैसे ही आपका कनेक्शन ठीक होगा, क्योंकि इसमें मसला ये है कि आप लोगों की गुफ्तगू ऑन द रिकॉर्ड है, रज़ा रब्बानी साहब की गुफ्तगू ऑन द रिकॉर्ड है, ताज हैदर साहब की गुफ्तगू ऑन द रिकॉर्ड है, फरतुल्लाह बाबर साहब की गुफ्तगू ऑन द रिकॉर्ड है। आपकी गुफ्तगू कहीं और है, आपका वोट कहीं और है। इस सब के लिए आप शामिल थे, आप लोगों ने वोट दिए। तो आज ये बात करना मेरे लिए हैरान कुन है। मैं राना एहसान अफजल साहब को पहले जो है वो शामिल कर लेता हूं, क्योंकि आपका जैसे ही कनेक्शन जो है वो दुरुस्त हो जाता है मैं आपको वापस जो है वो आपकी तरफ आऊँगा। राना एहसान अफजल साहब, फिर बात तो वहीं पर पहुँच गई। ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं, ये आपके साथ इत्तेहाद में बैठे हुए थे, आज ये बता रहे हैं कि आप लोगों का फोकस पीडीएम की हुकूमत का जाती दुश्मनियों पर था, लिहाजा आवाम का तो किसी ने पूछा ही नहीं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, पीडीएम की हुकूमत तो एक कोalition हुकूमत थी। तो अगर जाती दुश्मनियों पे था तो फिर इतनी बड़ी कोalition हुकूमत जो है वो चल ना पाती। और अगर आपका जो है वो जिक्र पीटीआई की तरफ है कि हमने कोई उसको निशाना बनाया, तो देखिए हम तो वो जमात है कि जिसने नैब के काले कानूनों को, जिनको हम सिर्फ काला कानून नहीं कहते थे, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस उसको कहते थे कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। हमने तो उसको तब्दील किया, उसको ट्रांसपेरेंट किया, उसके अंदर से जो आप कह लें कि जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए जो चीजें इस्तेमाल होती थी उनको कम किया। तो वो हमारा तो ये बिल्कुल भी एंगल नहीं था। बाकी ये अब जब बिलावल साहब ऐसी कोई बात कर रहे हैं कि आज भी जो हम बात कर रहे हैं वो कंसेंसस की कर रहे हैं। आज भी अगर हम समझते हैं कि जिन पार्टियों के साथ हम डायरेक्ट मुकाबले में नहीं है वजारत उज़्मा के लिए, उनको हम साथ लेके जाने की बात कर रहे हैं। हम तो समझते हैं कि मुल्क के जो माशी मुश्किलात हैं, जो और दीगर मसाइल दरपेश हैं आम आदमी को, उसका अगर हमने हल निकालना है तो वो हमें मुख्तलिफ जमातों के साथ कंसेंसस करना होगा। तो वजारत उज़्मा की उम्मीदवार इस वक्त सिर्फ दो आपके अलावा दो जमातें हैं जो ये क्लेम कर रही हैं कि हम वजारत उज़्मा की दौड़ में हैं, उसमें पीटीआई और पीपल्स पार्टी शामिल है। यानी कि अब आप ये मुझे कंफर्म कर रहे हैं कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी के अलावा आप हर जमात के साथ इत्तेहाद के लिए, बैठने के लिए, सीट एडजस्टमेंट के लिए तैयार हैं। देखिए, जब सीट एडजस्टमेंट किन बेसिस पे होती, एक वहां होती है कि जहां आप एक दूसरे के साथ मुकाबले में ना हो और आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकें, यानी कि दोनों को इत्तेहाद से बेनिफिट हो। और फिर ऐसा एक आप स्ट्रेटजी बनाएं कि आप मिल के 2/3 अक्सरियत ले सकें ताकि आप मुल्क के जो मेजर मसाइल हैं उनका हल निकाल सकें। तो बिल्कुल यही चीजें होती हैं जिनकी अब अगर पीएमएलएन है पंजाब के अंदर, जहां हमारे 4-4, 5-5 कैंडिडेट एक हल्के में हैं, तो वहां तो हम सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे कि वहां जो है हम वो जगह किसी और के लिए छोड़ दें जो हमारे स्ट्रांग एरिया। डेफिनेटली आप उन एरियाज में करते हैं जहां आप थोड़े वीक होते हैं, लेकिन मिलके आप एक बेहतर रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो ये सारी वो चीजें हैं जो कंसिडर की जाती हैं जब आप एक कंपटीशन तो में एक दूसरे के राणा साथ। साहब, क्या हम क्या समझेंगे, पंजाब में आप वीक हैं कुछ जगहों पर जब आप काफली के साथ एडजस्टमेंट जो है उसके लिए तैयार हैं, या फिर जहांगीर तरीन साहब के साथ, उनके ग्रुप के साथ जनूबी पंजाब में सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है, क्या समझे हम कि आप यहाँ पर वीक हैं? नहीं, देखें, अभी तो कोई बात फॉर्मलाइज नहीं हुई। जब कोई ऐसी बात होगी तो हम जरूर उस पर तबसरा कर सकते हैं कि किन वजूहात की वजह से हुआ। लेकिन जहां आपके पास 5-5 कैंडिडेट हैं और आपको यकीन है कि आप यहां क्लीन स्वीप कर लेंगे, तो उस सीट को तो आप गिव अप नहीं करते ना। बिलावल वाले मामले के ऊपर बताइए ना। बिलावल जो है वो ये कह रहे हैं कि आप लोग जो है वो जाती दुश्मनियां निभा रहे थे, और जब हम रिकॉर्ड देखते हैं आपका फोकस जो है वो जाहिर है कि मैं तो साल 2022 के अप्रैल के महीने में जो नंबर ऑफ केसेस मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी, आप लोगों की लीडरशिप के ऊपर जितने केसेस थे और फिर खान साहब के ऊपर कितने केसेस थे, ऑलमोस्ट 1.25 साल डाउन द लाइन
आज नंबर ऑफ केसेस खान साहब पर कितने और आपके कितने घट गए हैं, उससे आप लोगों का फोकस, बिलावल तो ठीक कह रहे हैं कि आप लोगों का फोकस जो है वो अपने केसेस पर और जाती दुश्मनियों पर था। देखें, पीटीआई की अगर बात की जाए तो केसेस अगर उनके ऊपर बने तो वो अदालतों के अंदर पेश हो गए वो केसेस जो हैं, और अदालतें जो हैं वो अब कार्रवाई आगे चला रही हैं। सर केसेस हमने अदालतों ने तो बात नहीं बनाए, नहीं बात केसेस। नहीं, जी केसेस तो हुकूमत नहीं बनाए, लेकिन इसमें पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि हमने नैब के काले कानून के तहत के बगैर जो है वो रेफरेंस दायर किए हुए आप लोगों को 6-6 महीने जेल में डाल दें, वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है। अगर हमने हुकूमत समझती है कि किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम है या उसके ऊपर केस बना देती है और वो अदालतों में पेश कर देती है फौरी तौर पे, और वहाँ कोई गुंजाइश नहीं है हुकूमत के पास कि वो जो है वो 3 माह का फिजिकल रिमांड ले सके या 6 माह का फिजिकल रिमांड ले सके और मामलात को लटकाए, और दूसरी तरफ ये नजर आ रहा हो कि जिसके खिलाफ केसेस हैं वो अदालतों में पेश ना हो, वो पेट्रोल बम मारे जब उसको अरेस्ट वारंट जारी करने जाएं और उनको गिरफ्तार सही। करने जाएं, तो फिर मैं समझता हूँ ये मामला जो है वो उनकी तरफ शायद ज्यादा मसाइल थे। अगर हुकूमत समझती थी कि या पुलिस के पास कोई ऐसे शवायद थे कि जिसके तहत वो समझती थी केस बनना चाहिए, तो इसमें तो कोई ऐसी सही। बात नहीं है। रान तो साहब। काले कानून, जी, जी काले कानून ही इस्तेमाल होने चाहिए जिसके तहत आप लोगों के जो राइट्स हैं वो आप उसको कानून को मिसयूज करके आप लोगों को विक्टिमाइज करें, जेलों सलाखों के पीछे रखें, ये नहीं होना। जी रान साहब मेरे साथ ही रहे, मंदोखेल साहब जो है उनके साथ रब्ता हमारा बहाल हो गया। मंदोखेल साहब फरमाइएगा, आपकी बात कट गई थी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो फरमा रहे हैं, आपने कहा कि आप लोगों की स्पीचेस ऑन द रिकॉर्ड है, तो सवाल ये है कि स्पीच तो आपकी भी ऑन द रिकॉर्ड है, मौक़िफ़ जो है वो ताज हैदर साहब का, चाहे रज़ा रबानी साहब हों, फ़रतुल्लाह बाबर हों, आप लोगों का मौक़िफ़ किसी और तरफ, आप लोगों के वोट दूसरी तरफ थे। वोट तो आप ही ने दिए ना इन लेजिस्लेशंस के लिए, मियाँ साहब की फैसिलिटेशन के लिए, तो ये सब तो आप करते रहे। देखिए फर्क है, अगर आप एक इत्तेहाद में चल रहे हो और एक पिछली हुकूमत की जो सूरत-ए-हाल थी उसको निमटने के लिए या पाकिस्तानी अवाम को उससे जान छुड़ाने के लिए, तो यकीनन हमारा दूर-दूर तक नजरिया, और आप भी समझ रहे थे, मीडिया के दूसरे साथी भी तंकीद करते थे कि हमारा नून लीग से दूर-दूर तक जो है ना वो नजरिया और सोच नहीं मिलती है। मैं नहीं कहता हूँ कि इनकी सोच गलत है, फर्क है दोनों के सोच में, नजरिए में। लेकिन सवाल ये है कि उस वक्त भी मैं आपको याद दिलाऊं, मीडिया के दोस्त इस बात के गवाह है, जब ये नेब ऑर्डिनेंस पेश हुआ और नेब ऑर्डिनेंस पेश होने के बाद उन्होंने ये तरामीम भी डाला कि आइंदा जो पिछले नवाज शरीफ साहब के और जहांगीर तरीन साहब की जो केसेस है उसको भी इस ऑर्डिनेंस में डाला जाए, यानी जो बैक वाले गुजर गए उसको भी डाला जाए। तो हमने इसके एतराज किए, बिलावल भुट्टो साहब ने एतराज किए, और उस वक्त मैं अल्फिया ये बात कर रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब, ख्वाजा आसिफ साहब और अब्बासी साहब और ये सारे जाके बिलावल साहब की मिन्नत समाजत करते रहे कि भाई आप इसको जाने दो। और फिर आपको ये भी याद होगा बिलावल साहब ने स्पीच की थी, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, उन्होंने कहा कि इस तरमीम की जरूरत नहीं थी, अब चूंकि हम इत्तेहाद में, लिहाजा मैं इसकी हिमायत करता हूं। तो इसके क्या मतलब? अब आप जारी बात है, हमारे पास चारा क्या था उसका, ना चाहते हुए भी, क्योंकि उस चीज को लेके चलना था, और जो पाकिस्तान श्रीलंका फला बनने जा रहा था उस चीज को खत्म करने के लिए हमने, और इन्हें क्या किया, आज जो बिलावल साहब तंकीद करे वो ये करे कि इन्हें 16 माह इन्हें अपनी केसेस खत्म करने में लगे हुए थे, ये अपनी मुखालफिन को आईना दिखाने में लगे हुए थे, ये अपनी हल्के सीधा करने में लगे हुए थे, 1-1 अरब रुपए जो है ना वो अपने MNA साहिबान को फंड देने में लगे हुए थे, सरकारी अफसरान को अपने अपने जगह पे लगाने में लगे हुए थे। ये थी इनका किरदार। और फिर मैं आपको बताऊं, कराची जो बूंद बूंद को तरस रहा है, मेरा शहबाज शरीफ साहब का, मिफ्ता इस्माइल का एक ही हल्का है, 50 अरब रुपए के K5 मंसूबा बना, 1 टका नहीं दिए शहबाज शरीफ साहब ने, एन टाइम पे मना कर दिए, मैं सख्त अल्फाज नहीं अदा करूंगा। फिर K4 मंसूबा जो एक जमाने से चल रहे थे, बिलावल साहब ने उसकी तारीफ की, शहबाज स्पीड वगैरह वगैरह, उसके लिए सिर्फ 17 अरब रुपए दिए, जो कि आधे तो तनख्वाह में चले गए। तो मेरे भाई ये सारी चीजें तो हम पॉइंट आउट करते रहे उस वक्त भी असेंबली के फ्लोर पे, ये नहीं कि हम खुश थे उनके साथ, बड़े बगले बजा रहे थे। आपको ये भी याद दिलाओ, बिलावल साहब तो कई अरसे तक जो ना वो अपना हल्फ ही नहीं उठा रहे थे, बोले मैंने नहीं बनना है, हुकूमत तख्ता पलट दिया हमने एतमाद की तहरीक के जरिए, आप चलाओ। मगर ये तमाम PDM की जमातें
आइए और मिन्नत समाजत की और बिलावल साहब को राजी करेंगे में इकट्ठे चले थे, लिहाजा आप वजारत ले लो। तो ये सारी चीजें तो मेरे भाई रिकॉर्ड का हिस्सा है कि हमने उस वक्त भी बात की थी, लेकिन उन्होंने क्या किया है, जरा कारकर्दगी तो बता दे उनका, एक बता दे। मैं अपने जो हमारे वजीर है बिलावल भुट्टो समेत इन सब की कारकर्दगी दुनिया के ऊपर आया है। बिलावल भुट्टो साहब ने सी पैक स्टार्ट करा है, बिलावल भुट्टो ने जीएसपी प्लस जो है ना उसके लिए रामवार किया है, बिलावल भुट्टो ने जो ना वो आपका एफएटीएफ से नाम निकलवा दिए, बिलावल भुट्टो ने सऊदी अरब, चीन, ईरान सबसे ताल्लुकात बहाल कर दिए, जो पीटीआई की हुकूमतें खत्म करा दिए। तो ये सारी चीजें तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप अदारों का सहारा लेते हुए, अदालतों का सहारा लेते हुए, मीडिया का सहारा लेते हुए, और आप कहते हैं मैं लिख के देता हूं चौथी मर्तबा वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा। और भाई सही। आप वज़ीर-ए-आज़म तो बाद में बनिए, पहले अपना नायली को और वो मुजरिम से आम आदमी तो अपने आप को बना लो। मंदोखेल साहब, 18-20 दिन रह गए। मंदोखेल साहब, मैं इस पे जवाब लेता हूं राना साहब से, लेकिन पहले मैं शामिल कर लूं खुर्रम रोकड़ी साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। रोकड़ी साहब, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि जो पीडीएम की हुकूमत थी उसकी तमाम तर तवज्जो ज़ाती दुश्मनियों पर थी, इसलिए कामयाब नहीं हो सके। यानी कि ये एक तरीके से एतराफ़ जुर्म है, ये कहा गया है, ये बताया गया, क्योंकि बिलावल वाज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो आप एग्री करते हैं इस बात से कि जो फोकस है पीडीएम की हुकूमत का वो अपने केसेस ख़त्म करने पे, ज़ाती दुश्मनियाँ निपटाने पर था, ना कि पाकिस्तान के अवाम, और जो ये कहा जा रहा था कि हम तो जनाब अपनी सियासत को रियासत पे कुर्बान करने आए, डिफ़ॉल्ट से बचाने आए? इससे जी बात यह है कि हर चीज मौके पे कही जाती है, और मौके पे अगर वो समझ रहे हैं, बिलावल साहब समझ रहे हैं कि उस वक्त बहुत बड़ा बिगाड़ हो रहा था और ये अगर खामोश रहे हैं तो अब बोलने का फायदा नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि हर इनके पास बिलावल भुट्टो के पास बहुत बड़ा चांस था, पीपीपी के पास। अब मैं बिल्कुल न्यूट्रल होके, यानी पॉलिटिकल आदमी के तौर पे आपको कह रहा हूं, नॉट बीइंग एज पार्ट ऑफ एनी पार्टी, इनके पास चांस था उसी 16 महीनों के अंदर पंजाब में और केपी के अंदर अपनी वर्किंग करना। अच्छा, उन 16 महीनों के अंदर अगर कर जाती पीपीपी वर्किंग तो इनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलना था केपी से भी और पंजाब के साउथ से भी। अब जब उस वक्त काम खुद नहीं किया तो अब फिर गिले शिकवे कैसे? तो आपको लगता है कि बिलावल ने ट्रेन मिस कर दी है और ये बेवक्त की रागनी है अगर वो ये बातें अब कर रहे हैं? इसे जी ट्रेन मिस करने की बात नहीं है, एक टाइम है ना, हर कोई काम करने का एक वक्त होता है। जब आप उस वक्त को, जिस वक्त काम आपने करना था, पार्टी ऑर्गेनाइज करनी थी, लोगों को मिलाना था, आपने 16 महीने, आप भी तो उस गवर्नमेंट का हिस्सा थे। मैं कई दफे इन दोस्तों को, अपनों को, जो पीपीपी हैं, नून वाले हैं, इन्हें कहता हूँ कि आप इकट्ठे बैठे हैं, एक जगह पे बैठे हैं, और आपकी एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छे कलमात हैं, और आपने असेंबली के जो फोरम या उधर खड़े होकर भी आपने एक दूसरे की बहुत पजीराई की और सपोर्ट किया। असल चीज ये थी कि उन 16 महीनों में पीपीपी अपनी जगह बहुत अच्छी बना सकती थी, लेकिन उस तरफ तवज्जो नहीं दी। तो अब मेरे ख्याल में इस तरह के गिले शिकवे ये वजन नहीं बनाते। सही। रोकड़ी साहब मेरे साथ रहें, रोकड़ी साहब मेरे साथ रहें, राना साहब मेरे साथ रहें, कादिर मंदोखेल साहब। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ये जो हुई है खासतौर पर पीपल्स पार्टी की तरफ से जो गुफ्तगू की जा रही है, इस पर जवाब लेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के राना एहसान अफजल साहब से आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राना एहसान अफजल साहब, आपने गुफ्तगू कादिर मंदोखेल साहब की भी सुनी। मेरे सामने इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ट्विटर अकाउंट खुला हुआ है, जिसको अब एक्स कहते हैं, और 7 अप्रैल 2022 की ट्वीट है जो हमें बता रही है कि पाकिस्तान लिक्विड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पोजीशन $17.48 बिलियन, 17.48 अरब डॉलर 7 अप्रैल को थे। 11 अप्रैल को आप आए। साल 2022 में 65% कमी हुई, 65% जो है पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में कमी हुई। पाकिस्तान की जो रेमिटेंसेस थी, ज़र मुबादला पाकिस्तान को मिलता था, वो 32 अरब डॉलर पे खड़ा था, वो 28 अरब डॉलर पे आ गया, 4-5 अरब डॉलर वहाँ पर कम हुआ। तो ये कौन सी रियासत थी जिसको आप बचाने आए थे और अपनी सियासत को कुर्बान करने आए थे? अगर आप यही स्टेट बैंक की जो ट्वीट है अगस्त
2021 की निकालें तो तकरीबन जो लिक्विड रिजर्व्स थे वो 23 अरब के ऊपर खड़े थे। अब ये लिक्विड रिजर्व्स कंटिन्यूसली गिर रहे थे और आपको जो है वो आईएमएफ का जो है वो रिव्यू कराना था, जो पीटीआई की हुकूमत ने जनवरी 2022 में कर लिया। लेकिन ये और वो भी डिले किया, 5-6 माह की डिले से वो रिव्यू हुआ। वो रिव्यू पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन वो फाइनली इन्होंने मिनी बजट एक अनाउंस किया जिसके अंदर कुछ 300-400 अरब के टैक्स के अजाफी इकदाम थे और फिर इन्होंने जो है वो रिव्यू छठा गालबन मुकम्मल करा लिया और फरवरी में इन्होंने आईएमएफ के मुआहदे को फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया जब इन्होंने बिजली सस्ती कर दी, पेट्रोल सस्ता कर दिया और एमनेस्टी स्कीम अनाउंस कर दी। तो जब ये छोड़ के गए, इन्होंने एक माशी खाई बनाई। हम 22-23 अरब डॉलर से 17 अरब पे आ गए थे और आपकी बहुत सारी कर्जों की अदायगियां जो हैं वो साल के इख्तिताम के अंदर होती हैं, तो और आईएमएफ का मुआहदा आप खत्म कर गए थे। तो ये वो क्राइसिस था जो आप छोड़ के गए थे। अब इसका अगर आपने एक कंपैरिजन करना है तो आप इससे करें कि जब पीडीएम की हुकूमत छोड़ के जा रही थी तो वो बिजली भी महंगी कर रही थी, वो पेट्रोल भी महंगा कर रही थी, वो गैस भी महंगा कर रही थी, ये जानते हुए कि उन्होंने इलेक्शनों में जाना है और वो आईएमएफ का मुआहदा भी करके साबित छोड़ के चले गई। तो उसका नतीजा ये आया कि इवन दो के रिजर्व्स बहुत ज्यादा कम थे जब हमारी हुकूमत गई है, 10-12 अरब पे, मेरे ख्याल से 12 पे हम छोड़ के गए, लेकिन फिर भी आज जो बेहतरी आपको नजर आ रही है केयर टेकर निजाम में, वो सिर्फ इसलिए है कि एक तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स दिए, लेकिन क्योंकि आईएमएफ का मुआहदा इंटैक्ट था, आप वो काम तसलसल के साथ करके गए जो जरूरत थी मुल्क की। और अगर हम वो ना करते, हमारे पास भी ऑप्शन थी कि हम बिजली सस्ती करते, पेट्रोल सस्ता करते, गैस सस्ती करते और तो मुल्क आप फिर थोड़ा सा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जो इल्जामात हैं और बुजुर्ग सियासतदानों को बार बार रेफरेंस दे रहे हैं, आप उसको डिनाई करते हैं। आप कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारा फोकस जो है वो लोग थे, अवाम थे, उनके मसाइल थे। देखिए, मैं तो आपको कह रहा हूं कि पाकिस्तान की आप जो जितनी भी हुकूमतें उनकी तारीख निकाल लें और देखें कि कोई आखिरी साल में चीजें महंगी करता है, तो ये हुकूमत ने तो मजबूरी में वो सारे फैसले किए जो रियासत के लिए लाजिम थे उसको बचाने के लिए, लेकिन सियासत हमने कुर्बान की, तो हमने तो बिल्कुल मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। तो ऐसे फैसले करने के बाद आप लोगों में ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है कि आप बड़े पुरुमीद हैं, बल्कि पुरयकीन हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो उनको आप वज़ीर आला बनवाने में कामयाब हो जाएंगे और नवाज शरीफ साहब को आप वज़ीर आज़म बनवाने में कामयाब हो जाएंगे? अगर आपकी जो गुफ्तगू है उसको सुने, आप खुद बता रहे हैं कि आपने ऐसे ऐसे फैसले किए जिसकी वजह से आज अवाम के ऊपर बहुत सख्त मुश्किल है, तो वो कैसे आपको वोट देंगे? नहीं, मैंने तो आपको कहा कि जो आसानियां खान साहब करके गए उसके नतायज फिर पूरी कौम ने भुगते और जो मुश्किलात हम अवाम पे डाल के गए उसकी बेहतरी आज आपको नजर आ रही है कि आपका आईएमएफ का रिव्यू भी बगैर किसी मसले के हो गया, आपके जो है वो डॉलर भी, रुपया भी कदरे बेहतर हो गया, कोई स्टेबिलिटी आ गई और आज हम बेहतरी की तरफ देख सकते। तो यही तो बात है कि हमने वो फैसले किए जिससे रियासत महफूज हुई, रियासत में बेहतरी के इम्कानात आए और आज अगर थोड़ी बहुत बेहतरी है तो वो उन फैसलों की वजह से आपके सामने है। साहिर, रियासत तो किस कदर महफूज हुई 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम इस पर फैसला करेंगे। मेरे साथ ही रहे, मैं जरा मंदोखेल साहब से पूछ लूं। मंदोखेल साहब, ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने 8 तारीख को अगस्त के आखिर में जब तकारीर करना शुरू की, फेयरवेल स्पीचेस जो है वो शुरू हो गई थी, तो उन्होंने फरमाया था कि शहबाज शरीफ जो है वो PMLN से ज़्यादा पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म हैं। आज बिलावल कह रहे हैं कि ये सारे जो बुजुर्ग सियासतदान हैं इनको रिटायर हो जाना चाहिए। पहले तो मुझे बताएं कि उनकी मुराद किस किस सियासतदान से है, किस किस को रिटायर हो जाना चाहिए? आप मुझे बताओ कि जब मैं आपको शो के लिए टाइम दूं और आखिरी वक्त तक जो है 5 मिनट पहले तक आपको आसरा देता रहूं, मैं आपके शो में आऊंगा और अचानक आपको धोखा दूं, तो आप क्या कहेंगे मेरे बारे में? दायरा मैं कोई अच्छे ख्याल तो नहीं रखूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, मुझे यकीन है आप ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, ठीक है। शहबाज शरीफ साहब जो कराची से मौसूफ इलेक्शन लड़ चुके थे 2018 में मेयर और फैसल वाडा साहब के मुकाबले में जी, और फिर 2021 में मिफ्ताह इस्माइल साहब लड़े हैं और दोनों को, एक को अल्लाह ने वज़ीर आज़म बनवा दिए है, जो कि कभी वो सोच भी नहीं सकते थे कि मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म बनेगा। ये बिलावल साहब जरदारी साहब का कमाल है। और मिफ्ताह इस्माइल साहब बगैर किसी सीट के वो वज़ीर खजाना बन गए।
सर आपके हल्के और में ये बड़ा जाला- जादू है, बड़ा जादुई हल्का है आपका। और ये जाला कादिर खान मंदोखेल ना मिनिस्टर बना है, ना एडवाइजर बना है, माओन खसी बना है। मैंने 9 अरब 22 करोड़ के तरक्याती स्कीमें मंजूर कराई और शहबाज शरीफ साहब ने 1 रुपए का काम नहीं किए, मिफ्ता इस्माइल समेत। कराची का जो पानी है, जहां शहबाज स्पीड बिलावल साहब ने कहा और CMO कराची में इफ्तिताह हुआ, उस स्कीम से हमें ये उम्मीद थी कि चूंकि वफाकी हुकूमत का ये मंसूबा था, सूबाई हुकूमत जो है ना अपना हिस्सा पहले डाल चुका था, पिछले से पिछले हुकूमत ने नहीं दिया, वो स्कीम जो है ना वो मुकम्मल नहीं हो सका। तो शहबाज स्पीड से हमारे ये मुतालबा उम्मीद थी कि ये हमें फंड देंगे और ये K4 मंसूबा मुकम्मल होगा और कराची को पानी का जो मसाले वो खत्म होगा। न सिर्फ K4 मंसूबा बल्कि K5 मंसूबा, जहां मेरे और शहबाज शरीफ साहब का हल्के को और बिलावल साहब के हल्के को हब डैम से पानी का लाइन आना था 50 अरब रुपए का। ये दो सर रिटायरमेंट का बताएं, रिटायरमेंट का सुन, बताएं, किस किस को रिटायर होना चाहिए। एक आगे बताओ। अब K5 मंसूबा के लिए 1 रुपए नहीं रखा और आखिरी वक्त तक टालता रहा और K4 मंसूबे के लिए सिर्फ 17 अरब रुपए दिए जो कि आधे तनख्वाह में चले गए। तो मेरे भाई अभी मैं क्या कहूंगा, शो वाला मिसाल दो कि आखिर तक वो आसरा देता रहा और एंड टाइम पे इनकार कर दिया, मैं सख्त इस्तेमाल नहीं करूंगा। अच्छा, उसके अलावा शहबाज शरीफ साहब इस चीज में लगे कि नवाज शरीफ के लिए वो रेड कारपेट कैसे बिछाया जाए, उनके केसेस कैसे खत्म किया जाए, तमाम अदारों में अपनी सरबराह कैसे लगाया जाए और अपनी MNA को 1-1 अरब रुपए फंड कैसे दिया जाए। ये सारे काम किए उन्होंने। सॉरी। अब उसके बाद जहां इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है ट्रांसफर पोस्टिंग का, उसने पाबंदी लगा ली है। जब तक शेड्यूल अनाउंस नहीं होता है, कानून ये कहता है आप पाबंदी नहीं लगा सकते हो। सिंध की ब्यूरोक्रेसी निगरान हुकूमत ने तहसीलदार से लेके चीफ सेक्रेटरी तक और थानेदार से लेके IG तक बदल दिए और इलेक्शन कमीशन मुंह देख रहा था और यही चीजें पंजाब में बरकरार थी। फिर तरक्याती स्कीम सिंध में सब पे पाबंदी लगा ली। मेरे स्कीम में मेरे शहबाज शरीफ साहब के इलाके का 2 साल पहले का 50 करोड़ पानी का वो टेक्निकल वजह से डिले होता रहा, उस पर भी पाबंदी लगा ली। कौन से कानून के तहत? तो ये सारी चीजें हमारे सामने है कि जो मुस्लिम लीग नून इलेक्शन कमीशन के साथ खेल रही है और अपने आप को सजा याफ्ता होने के बावजूद वो कहता है हम वज़ीर आज़म बनेंगे। मंदोखेल साहब, मेरे भाई पहले तो आपका लाहौर का जो अशर हुआ आपके सामने है शहबाज शरीफ साहब का, फिर जंग में जो आपके साथ हुआ आपके सामने है। आप जरा पाकिस्तान तो निकले बिलावल भुट्टो की तरह हल्कों में, आपको पता चल जाएगा आवाम आपसे कितने प्यार करती है। इसीलिए हम कहते हैं आज भी टाइम है 3 महीने पहले इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना वो सीधा कर दे। इलेक्शन के बाद तो सब इतराज लगाते हैं, हम तो इलेक्शन से 3 महीने पहले आपको बता रहे बाबा ये सारे खर्चात है उसको दूर कर दो ताकि ये तराजू का पल्ला एक तरफ न जाए। सर आपने अभी तक नहीं फरमाया कि किस किस को रिटायर हो जाना चाहिए, जरा बता दें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब किनका कह रहे हैं, नाम बता दें 2-4। बिलावल साहब ने बात की है, जरा उसका आप थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जहां बीबी शहीद के साथ नवाज शरीफ साहब ने मुआहिदा किया है मिसाक की जमहूरियत, वही फार्मूला मरियम नवाज साहिबा के सामने बिलावल साहब ने रखा कि हम उसको दोबारा रिन्यू करेंगे। अब बिलावल साहब ये फरमा रहे हैं कि आपकी 35 साल की सियासत है, आप 2 मरतबा 3 मरतबा वज़ीर आज़म बने, आपके भाई वज़ीर आज़म बने, वज़ीर आला बने। अब आप एक इक़्तिदार के खातर अपनी 35 साल की तारीख को तबाह न करें और उसी जमहूरियत के उसूलों पे शफाफ इलेक्शन की तरफ आप जाएं। कोई बात नहीं है, अगर आप नहीं जीत सके अक्सरियत जो कि अभी आपको नहीं मिलेगी किसी सूरत में, हम मिल के हुकूमत बना लेंगे। ये कौन सा तरीका है कि आपको बरतानिया से रेड कारपेट और लाहौर के DIG तक आपको रेड कारपेट बिछा के और आपके लिए माहौल बनाया जा रहा है। मीडिया के लोग भी मंदोखेल साहब मेरे साथ रहे। मैं देख सकता हूँ एक वाज़े गुरेज है इस सवाल के जवाब में कि बिलावल भुट्टो जरदारी किन सियासतदानों से रिटायर बात कर रहे हैं। मुझे शामिल करने दें, अहमद वैस साहब पाकिस्तान माहिर कानून हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गालिबन अब शामिल हो चुके हैं, इसकी कंफर्मेशन भी ले लेते हैं। अहमद वैस साहब ये बताइएगा कि कुछ शमगोइयाँ शहर इक़्तिदार में चल रही हैं कि आप लोगों को शायद बल्ले का निशान PTI को नहीं मिल पाएगा। बतौर माहिर कानून आप ये ज़रा फरमाइएगा कि 2018 की तर्ज पर जब डीलिस्ट कर दिया गया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद PTI को इसी किस्म के मसले का सामना हो? नहीं हो नहीं सकता, क्योंकि जब पार्टी बैन नहीं हुई है और हमारा निशान पहले भी था और अब भी है, तो वो
क्यों बदला जाएगा वो? चेयरमैन तहरीक और इंसाफ के आगे खिलाफ कोई भी मुकदमा और उस मुकदमे के नतीजे में कोई भी फैसला आपके ख्याल में ऐसा नहीं आ सकता कि जिसकी बुनियाद पर, जिस तरीके से सेनेट में आज आप वेबसाइट पर जाएं तो आपको बहुत से सेनेटर्स इंडिपेंडेंट नजर आते हैं क्योंकि उनसे टिकट वापस ले लिया गया था, निशान उनके पास नहीं था शेर का 2018 में। जी तो क्या उसी तरीके, नहीं, उसी तर्ज के ऊपर कुछ हो सकता है पीटीआई के हवाले से भी? नहीं हो सकता। ये जनरल इलेक्शन के अंदर ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान में एक ये फैसला भी इस दफा हो जाएगा, ये इलेक्शन और इलेक्शन के जो पोस्ट इलेक्शन पीरियड होगा उसमें ये फैसला भी एक आत्मी तौर पे होगा कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती का निज़ाम चलेगा कि ताकत की बालादस्ती का निज़ाम चलेगा। क्योंकि ये ताकत की बालादस्ती के निज़ाम में तो ये चीज़ें हो सकती हैं कि बादशाह सलामत के दिल में जो आया उन्होंने मुंह से निकाल दिया और वो कानून बन गया वक्त का, और वो वहां पे तो ये सारी बातें नजर आती हैं आपको। लेकिन जहां पे कानून और आइन की बंदिश होगी तो वहां पे ये पॉसिबल नहीं है ये बातें होना। सही। अच्छा अहमद वैस साहब, ये बताइएगा कि अभी जो चीज़ें, जो इतलात सामने आ रही हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ उन्होंने जेल में बैठकर जो हिकमत अमली बनाई है 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से, कोई इनिशियल एक लिस्ट बनी है कोई 200 वकला की, आपकी बिरादरी के लोगों की, जो कि मुख्तलिफ हलकों में पीटीआई के कैंडिडेट्स के तौर पर नजर आएंगे। एक नाम चल रहा है सलमान अकरम राजा साहब, आपके कॉलीग हैं, कि वो गालिबन ख्वाजा साद रफ़ीक साहब वाले हलके से, लाहौर से लड़ेंगे इलेक्शन। क्या एक तो ये बता दीजिए कि आप भी उस सफ़ में शामिल हैं वकला की जो कि पीटीआई का चेहरा नजर आएंगे इलेक्शंस में, और ये स्ट्रेटजी कितनी इफेक्टिव हो सकती है? हाँ, मेरे ख्याल में बहुत इफेक्टिव इसलिए होगी कि वकला जो हैं वो ज्यादा, क्योंकि कानून को समझते हैं, इसलिए पार्लिमानी तर्ज हुकूमत के अंदर भी वो एक अच्छा फाल रोल अदा कर सकते हैं और जो धांधली के इम्कानात हैं उसको मिनिमाइज करने में भी वो मावन साबित हो सकते हैं। और ये फैसला जो है ये यकीनन ये कसूरी फैसला पीटीआई का, चेयरमैन पीटीआई के कहने पर भी और इज्तिमाई तौर पर ये फैसला हो चुका है कि वकला को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें चांस दिया जाए कि वो इसमें आए, क्योंकि एक मैच्योर पार्लियामेंट जो है उसकी शक्ल बनेगी। और मैच्योर पार्लियामेंट जब बनेगी, क्योंकि देखिए अक्सर लोग ऐसे आते हैं जो बिल्कुल, जो बहुत तालीम से बिल्कुल ही आरा हैं, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, और पार्लियामेंट में जहाँ कानून साजी का काम होता है तो वहाँ पे उनका वो अपना रोल अदा नहीं कर सकते। तो अहमद वैस साहब, क्या मैं ये समझूं, आपने वाज़ेह जवाब नहीं दिया कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? मैं अगर मुझे कहा गया तो मैं जरूर सोचूंगा इसके ऊपर। अभी तो फिलहाल तो अगर आपको कहा गया आपका हल्का इंतखाब कौन सा होगा? मैं मॉडल टाउन में रहता हूँ तो मॉडल टाउन से ही लड़ूंगा। यानी कि मुस्लिम लीग नून का, जिसको गढ़ कहा जाता था एक वक्त में, आप वहां से इलेक्शन लड़ सकते हैं मुमकिन तौर पे? जी, गढ़ कोई नहीं है, मुस्लिम लीग नून का कोई गढ़ नहीं है। ये तो कॉन्स्पिरेटर्स हैं और किसी कॉन्स्पिरेसी के जरिए ये आना चाह रहे हैं। वरना आप देखिए ना कि जो अवामी, मैं तो एक बात का कायल हूँ कि कोई सियासतदान हो, किसी भी कैपेसिटी में नहीं हो और पब्लिक लीडर हो, अगर उसके ऊपर ये चार्ज हो कि उसने कौमी खजाने को लूटा है और वहां से अपने आप को अमीर बना लिया, तो उसको किसी सूरत जो है सोसाइटी भी लुक डाउन करे और उसका कोई हक नहीं है कि आवाम उसको वोट दें। अहमद वैस साहब मेरे साथ रहे, मुझे जरा इस पर जवाब लेने दे। राना एहसान अफजल साहब, आपकी जमात जो है वो सिंध का रुख करती हुई नजर आ रही है और इधर आपके हवाले से जो है वो लाहौर में पीटीआई जो है वकला को उतारने का इरादा रखती है। आपका क्या ख्याल है कि ये एक हेल्दी कंपटीशन होगा, या आप कहते हैं कि नहीं हम तो वन साइडेड जीत जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ठीक का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है 136 पे थी और हम अब इसको कम तरीन सतह पे 117 पे लेके आए कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ने कहा कि पाकिस्तान PMLN के अंदर सबसे कम तरीन करप्शन की सतह थी और पीटीआई की हुकूमत उसको 140 पे। सर खजाने में पैसे ही नहीं थे, कहाँ से करप्शन? नहीं, और 140 पे पीटीआई की हुकूमत ले गई, जो कि करप्शन की सबसे ज्यादा करप्ट तरीन हुकूमत पीटीआई की थी। और अब जो जिस तरह की चीजें नजर आ रही हैं कि अलकादर ट्रस्ट में और दीगर फराह गोगी और बुश्ता बीबी के हवाले से,
बिल्कुल ये ठीक फरमा रहे हैं कि जब इतने संगीन इल्ज़ाम हो तो उसको लुक डाउन करना चाहिए करप्शन के हवाले से जो खान साहब के पास के ऊपर इस वक्त लगे हुए हैं। दूसरा देखें बात ये है कि ये इनको शायद आदत हो 2018 के इलेक्शन में कि जब आरटीएस को बिठाया गया और इनको इक़्तिदार में लाया गया, जब व्हाट्सएप के ऊपर जेआईटीज बनती थी, पनामा में नाम ना हो तो इकामा पे निकाल देना, सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग जज नैब को डिक्टेशन दे के या उसको उन मामलात को तय करके नवाज शरीफ को सजा दे के इलेक्शन की कैंपेन से हटा के जो मामलात किए जाते थे तो वो बहुत मुनसिफाना थे और बड़े काबिले तारीफ थे। तो आज जाहिर सी बात है जब इन्होंने नफरत की सियासत की और मुल्क में एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जो कि था कि आलमी साजिश और अमेरिकन साजिश, जिसको ये खुद वेस्टर्न मीडिया के सामने एक दफा भी उसका एतराफ नहीं कर सके कि या ये अमेरिका की या वेस्टर्न साजिश कोई है, तो उसके ऊपर जब इन्होंने मीर जाफर मीर सादिक के नारे लगाए और 9 मई के वाकये किए, तो आज ये बिल्कुल उन चीजों को भुगत रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम डोनाल्ड लू के खिलाफ अमेरिका में केस करेंगे। हाँ बिल्कुल करें ना जी, पहले डोनाल्ड लू के खिलाफ केस ना करें, किसी एक वेस्टर्न मीडिया का क्लिप सुनवा दें जिसमें आप कहें कि ये तो अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की। इतनी जुर्रत तो पहले कर लेते खान साहब, सू तो आप बाद में करेंगे। तो ये कहना और करने में बड़ा फर्क है, और यहाँ अवाम को गुमराह करना और वेस्टर्न मीडिया के सामने यू टर्न लेने में बड़ा फर्क है। तो ये चीजें अवाम जो है वो समझ चुकी है, तो ये जिसको मर्जी उतारे, ये वकीलों को उतारे, इंजीनियरों को उतारे, या जैसे मर्जी जो मर्जी उतारे, इनका वक्त अब गुजर चुका है, ये एक्सपोज हो चुके हैं। इंशाल्लाह पंजाब जो है 2/3 से मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की क़यादत में जीतेगी। सर आप तो 2/3 से बड़ी बात कर रहे हैं, मुझे ब्रेक क्योंकि जो दावा है वो 120 से 125 सीटों का है जो 88.65% बनती है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात कि जो इल्ज़ामात हैं लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के, मेरे सामने 4 सियासी जमातों के लोग मौजूद हैं, कौन कितना कंफर्टेबल है इस वक्त इलेक्शन के एनवायरनमेंट से, बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्क इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन कैंपेन्स मोमेंटम पकड़ती हुई नजर आ रही हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या सियासी जमातों को यकसा मौके मिलेंगे इन इलेक्शंस के लड़ने के हवाले से, और बड़ा एतराज़ उठाया जा रहा है। ख़ास तौर पर अब पीपल्स पार्टी भी उस सफ़ में शामिल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, और चंद दीगर छोटी जमातें भी इस हवाले से एतराज़ उठा रही हैं कि तराजू का पलड़ा बराबर नहीं, झुकाव मुस्लिम लीग नून की तरफ है। इसके हवाले से राना एहसान अफजल साहब ज़रा मुझे फरमाइएगा कि क्या इस मौक़िफ़ को दुरुस्त समझ लेने के लिए क्या यही काफ़ी नहीं है कि आपके मुकाबले में सियासतदान नहीं, एक सियासी जमात वकला उतार रही है, और उसकी वजह यह है कि उनको यकीन नहीं कि उनके सियासतदान जो भी खड़ा होगा उसको आईनी कानूनी मामलात में फंसाकर, मुकदमों में फंसाकर आपके लिए रास्ता हमवार कर दिया जाएगा? देखिए, पीटीआई ने तो रियासत से टक्कर ली और इन्होंने फौजी तनसीबात के ऊपर हमला आवर हुए, नफरत के बीज बोए। आज ये अपने अमाल की वजह से फंसी हुई है। जमहूरी रास्ता इनके पास मौजूद था। ये नेशनल असेंबली के अंदर जो है ऑपोजिशन लीडर के तहत बनते, वहाँ काम करते ऑपोजिशन का, केपीके की हुकूमत चलाते, पंजाब की हुकूमत चलाते, तो ये इनकी सियासत आज कहीं और होती। तो इन्होंने अपनी खुद लात पे कुल्हाड़ी मारी है और मुल्क को तकसीम किया है। तो आज अगर आप कहें कि जी ये सब कुछ हम भूल जाएं और इनको खुली छुट्टी मिल जाए, तो क्या वो लेवल प्लेइंग फील्ड होगी? राना साहब जो लोग 9 मई में मुलव्विस थे, 100 होंगे, 200 होंगे, 2000 होंगे, 4000 होंगे या 10,000 होंगे, जितना भी नंबर है, पाकिस्तान में कानून मौजूद है। ताज़ीरात पाकिस्तान सज़ा डिटरमिन करती है कि जलाओ घिराव किया तो क्या सज़ा है, तोड़फोड़ की तो क्या सज़ा है, ट्रेस पासिंग की तो क्या सज़ा है। तो उन लोगों को सज़ा देने के बाद कानूनी तरीके से बाकी लोगों को क्या आज़ादी नहीं होनी चाहिए कि वो जिस मर्जी के साथ पॉलिटिकली एसोसिएटेड फील करें और इलेक्शन लड़ सकें? बिल्कुल होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से जो मसला है वो ये है कि खान साहब ने
जमात जो है वो अपनी मुट्ठी में रखी हुई है और खुद वो जेल में है, तो शायद इस वजह से जमात आगे नहीं बढ़ रही। तो ये इनके अपने मसाइल हैं। ये मसाइल जो हैं इन्होंने अपने लिए खुद बनाए हैं। जमहूरी रास्ता इनके पास मौजूद था, नहीं लिया, रियासत से टकराव किया और आज ये जिस जगह पे बैठे हैं वहां बैठे हैं। अहमद तो मैं अवैस साहब, समझता हूँ कि अहमद अवैस साहब, ये आपने कोई- गुफ्तगू सुनी राना एहसान अफजल साहब की, वो फरमा रहे हैं कि जब रियासत से टक्कर ली तो फिर ये नतीजा तो आपको देखना पड़ेगा। बस वो उनकी ये इनकी कहते हैं ना कि इट्स अ फिगमेंट ऑफ हिज ओन इमेजिनेशन, इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये 9 मई का जो वाकया है, ये वाकया हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि आप इस 9 मई के वाकये की जुडिशियल इंक्वायरी कराएं ताकि हाशिज निसर के सामने आ जाए। इसका सिंपल लिटमस टेस्ट है कि जो भी कहते रहे 9 मई को पंजाब पुलिस कहाँ थी, और अगर पंजाब पुलिस गायब थी, कि आपको मालूम है कि जब थोड़ा सा हंगामा होता था तो ये कंटेनर लगा देते थे, वाटर कैनन और सुई वो गैस के फायरिंग शुरू हो जाती थी, लाठीचार्ज शुरू हो जाती थी। पुलिस का एक आदमी पूरे पंजाब में नजर नहीं आया उस दिन, और रास्ता रोकने वाला कोई नहीं था। एक बात। दूसरी कि अगर इतनी बड़ी डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी हुई तो आईजी पुलिस के खिलाफ केयर टेकर सेटअप ने क्यों उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, और अगर केयर टेकर सेटअप के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो फेडरल गवर्नमेंट ने केयर टेकर सेटअप के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। ये सारी बात इस बात की गमाजी है कि ये प्लान था पीडीएम की हुकूमत का, और फौज को इन्होंने बीच में इस्तेमाल कर लिया कि जी उनकी तंजीमात को ये नुकसान पहुंचाया गया। ये लोग कौन थे, ये इंक्वायरी होगी तो पता लग जाएगा फौरन। आपको मैं एक बड़ा मोटा सा वाकया बता देता हूं कि आईजी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी, और उसमें टाइम लाइन बताई उन्होंने, और कहा कि जी इतने टाइम पर जुलूस जो था वो यहाँ पे था, इतने टाइम पे वो शेरपा ब्रिज पे था, 5:00 पे वहां से गुजर रहा था, और 5:30 बजे वो कोर कमांडर हाउस के सामने पहुंच गया। और क्लिप्स मौजूद हैं जिस दिन ये ओपन ट्रायल होगा, और वहां पे ये क्लिप्स सामने आएंगे कि जो उनका लॉन्च थी कोर कमांडर हाउस की, उसमें जो तोड़फोड़ हो रही थी उसकी में लॉन्च में लगी हुई घड़ी के ऊपर 5:05 का टाइम था। सही वो लोग कौन से, वो कहां से पहुंचे? वो हवाई लोग थे। सही। अहमद अवैस साहब, बात सुनिए, जी जी जी, एक बात आपको बताऊं। दूसरी बात ये कि आईजी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, पंजाब पुलिस कहाँ थी, और कोर कमांडर को क्यों हटाया गया, उसकी डिटेल क्यों नहीं सामने आई। सही। ये अच्छा, और तीसरी बात इन्होंने प्राइम मिनिस्टर उस वक्त शहबाज शरीफ थे, कैटेगोरिकली शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि देखो नेशनल हीरो था एम आलम, उसका जहाज जो लेजेंड जहाज था उसको भी इन्होंने जला के खाक कर दिया, और ISPR वालों ने भी ये स्टेटमेंट दी, और उसके बाद पता लगा कि वो जहाज तो महफूज पड़ा हुआ है कराची के म्यूजियम के अंदर। आप बताइए ये सारी बातें प्लान करके की गई, इसलिए उसकी कोई हैसियत नहीं है। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि पॉलिटिकल पार्टी को अगर बैन नहीं किया जाता तो उसको इलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता, और उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो प्रोवाइड करना ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। नहीं भी देंगे, कोर्ट में जाएंगे, ये मामला डिटेल से जाएंगे, और यहाँ पे ये फैसला जिसमें मैंने आपसे कहा है कि ये इलेक्शन फैसला करेगा इस बात का कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी के ऊपर है, कि रूल ऑफ लॉ के ऊपर है, सही, या रूल ऑफ अथॉरिटी के ऊपर। सही। अहमद अवैस साहब मेरे साथ रहे। बंदो खेल साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क के तूलो अर्ज पे बड़े आराम से जलसे कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। वो KP में इस वक्त मौजूद है, चित्राल में उन्होंने जलसा किया, कराची में, सिंध में कोई रोक टोक नहीं उन पर, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो क्या आप लोग PTI का मुकदमा लड़ रहे हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, या आपको भी प्रॉब्लम है? आप तो खुलेआम अपनी कर रहे हैं कैंपेन। मेरे भाई आपको तो अप्रिशिएट करने चाहिए बजाय तनकीद करने का। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ। ये हिम्मत नूली क्यों नहीं कर रही है? जब शहबाज शरीफ साहब अपने हल्के में गए तो आवाम ने क्या असर किया है? इनके कैंडिडेट जंग में कैंपेन करने गए तो आवाम ने क्या असर किया है? हम तो खुले जा रहे,
हम उन जगहों में जा रहे हैं जो आज भी धमाका हुआ है, 2 दिन पहले भी धमाका हुआ है, चाहे चित्राल हो, चाहे मोमन एजेंसी हो, चाहे वो हंगू हो, हमने तो वहां एजेंसी की है। और दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूं कि इसी महीने की 5 तारीख में सिंध में ज़मीनी इंतखाबात हुआ था, पीटीआई को खुली इसको इजाजत थी, उनके कैंडिडेट, उनकी कैंपेन सब खुली इजाजत थी। मैं क्रेडिट नहीं लेना चाह रहा हूं, ये निगरान हुकूमत यहाँ भी मौजूद है, मगर ये निगरान हुकूमत दूसरी जगह पे क्यों उसको इजाजत नहीं दे रही है? तो सवाल ये है कि ये सारी चीजें अगर हम कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब जलसे जुलूस कर रहे हैं, पीटीआई करना चाहती है, हमसे ज्यादा दावत वो शख्स कर रहे हैं जो अदालतों ने सजा दी है, नायल है, तो हम क्या कहेंगे? लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? सही। क्या 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 पाकिस्तान का हाई कमिश्नर किस हैसियत से नवाज शरीफ साहब से मिल रहा है? मैं मिल सकता हूं, राना एहसान मिल सकता है, मोहम्मद अवैस साहब मिल सकते हैं, सियासी लोग मिल सकते हैं, मगर सरकारी अफसर किसी सजा याफ्ता शख्स से नहीं मिल सकता है। किस हैसियत से डीआईजी टोपी पहन के, वर्दी पहन के बेशर्मी से सलूट कर रहे हैं? उसकी तो वर्दी पहले दिन उतारनी चाहिए। और फिर एक डीआईजी पूरे एक डिवीजन का सरबराह होता है, उनके नीचे अफसरान जो डीएसपी है, पुलिस सिपाही है, वो क्या सोचेंगे? वो तो बोलेंगे जब हमारे डीआईजी ने सलूट मार दिया वो तो डबल सलूट मारेंगे। तो ये सारे डबल सलूट और ये सारे प्रोटोकॉल और ये अदालतों के दरवाजे 4-4 से उम्मत वैसा मुझे बता दे, और राना एहसान साहब बता दे, आप बता दो, पाकिस्तान के 77 साल, अंग्रेज के 100 साल में तीसरा केस बताओ। सही। हाई कोर्ट का इस्लामाबाद की जो तारीख होती है, उसकी जो अपील का टाइम होता है 20 दिन का। सही। मंदोखेल साहब, मंदोखेल साहब, 2 दिन लेट होके दिखाए। और ये शहजादा जो ना पहले 6.5 साल बाद आ गया, अपील मंजूर होकर केस खत्म हो गया, आज 4 साल बाद वो भी इलेक्शन लड़ने आए। वक्त कम रह गया मंदोखेल साहब, मंदोखेल साहब वक्त कम रह गया। ये चीजें क्यों करे इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन ये चीजें खत्म करे, नोटिस ले, मंदोखेल साहब, जो मर्जी जीते। मंदोखेल साहब वक्त कम रह गया। अहमद अवैस साहब, सेम क्वेश्चन टू यू, आपकी, क्योंकि जमात के लोग उड़ उड़ कर एक आशियाना तलाश कर रहे हैं जहांगीर तरीन साहब के साथ। मैं कल देख रहा था खान साहब की भी कोई इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि अली नवाज अवान को कुछ ना कहा जाए, उनके ऊपर तनकीद ना की जाए, उन्हें बहालत मजबूरी पार्टी छोड़ना पड़ी। तो इस सूरत हाल में अगर हम इलेक्शन में जा रहे हैं तो क्या मुल्क में इस्तेहकाम आएगा 8 फरवरी के बाद? देखिए, इस्तेहकाम जो है ना, अदम इस्तेहकाम सिर्फ इस बुनियाद पर होगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को पर से पुश डाल देंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी उसकी इम्पोर्टेंस के साथ उसकी सुप्रीमेसी जो है वो कायम रखी जाएगी और रूल ऑफ लॉ की बुनियाद के ऊपर ही इलेक्शन को लड़ाया जाएगा, और 1 मैन 1 वोट की बुनियाद पे जब आप इलेक्शन करवाएंगे तो कोई रिगिंग नहीं करेगा, और जो भी पार्टी जीत के सामने आ जाए उसको हुकूमत देने का, चलाने का 5 साल का हक जो है वो मिलेगा। अगर ये काम हो और फौज सिर्फ हिफाजत करे और पाकिस्तान का इंटरनल मैटर में भी, इलेक्शन डे के ऊपर भी, और किसी ऐसे मामले में मुलविस ना हो, तो आप देखिएगा कि यहाँ बड़ा पुरसुकून माहौल भी पैदा होगा, इलेक्शन भी अच्छा होगा और किसी को इतराज नहीं होगा। इतराज उस वक्त होता है कि जब एक आदमी जो एक्सकाउंडर भी है, जो कॉन्विक्ट भी है, वो उसको बुलाया जाता है, उसको बेल भी दे दी जाती है और वो पब्लिक मीटिंग सियासी जलसे अटेंड कर रहा है वो, और उसको अभी तक, और उसको जो है प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं, और उसको आईजी पुलिस और बड़े बड़े ऑफिसर जो हैं वो सलूट कर रहे हैं। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ये होगा सही, तो फिर जरूर हंगामा भी रहेगा। सही। अहमद अवैस साहब, वक्त जो है वो मेरे पास खत्म हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राना एहसान अफजल साहब, कादिर मंदोखेल साहब और खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब। पाकिस्तान में ज़ाहिर है इसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं और इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान में इस्तेहकाम और अवाम के लिए हुकूमत फोकस कर सके, उसका तमाम तर दारो मदार इस बात पर है कि पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात किस किस्म की फ़िज़ा में करवाए जाएंगे। ये सबका कंसेंसस होना चाहिए कि इस तमाम मामले पर आइन और कानून पर मैनुअन अमल दरामद करवाया जाए, जिस हद तक करवाया जा सकता है तो करवाया जाए, तो शायद ये नताइज हासिल किए जा सकें। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।